आदरणीय साथियों, प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1, पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 या P1 की भूमिका और कार्यों के संबंध में। मतदान कार्य की संलग्नता में उन्हें मिलने वाले आदेश से लगाकर सामग्री जमा करने तक की उनकी संपूर्ण भूमिका की चर्चा इस वीडियो में पॉइंट दर पॉइंट की गई है। कुल मिलाकर 7 बिंदुओं में चर्चा होगी। सामान्य परिचय, प्रशिक्षण के दौरान, सामग्री वितरण केंद्र पर, मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद, मतदान दिवस पर, मतदान की समाप्ति पर और सामग्री जमा करते समय। साथियों, जैसा आपको ज्ञात है कि निर्वाचन कार्य संपन्न करने के लिए एक मतदान दल गठित किया जाता है। उसका नेतृत्व पीठासीन अधिकारी करते हैं और उनके साथ होते हैं 3 मतदान अधिकारी। मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3। दल में पीठासीन अधिकारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की होती है। उन्हें इतना निपुण और कुशल होना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी की किसी कारण से अनुपस्थिति की स्थिति में वे पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वाह कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को मतदान की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी स्पष्टता के साथ होना चाहिए। मतदान दल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके लिए पूरा दल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण दल के सभी सदस्यों को सजा भुगतना होता है, चाहे यह सजा इंक्रीमेंट रोकने के तौर पर हो या स्पष्टीकरण मांगने के तौर पर या गंभीर चूक होने की स्थिति में सस्पेंड होने तक की हो सकती है। इसके साथ ही साथ मतदान दल के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है, अर्थात उन्हें कुछ कार्य ऐसे सौंपे जाते हैं जिनका निर्वाह वो अपने दल में स्थिति के आधार पर स्वयं करते हैं। ऐसे ही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को भी कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं जिनके बारे में बात हम आगे बढ़कर करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का कर्तव्य है कि वो सभी प्रशिक्षण सत्रों में शामिल रहें। प्रशिक्षण सत्र में जो मास्टर ट्रेनर्स अपनी बात रखते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुने। एक नोटबुक भी रखें और उस नोटबुक में महत्वपूर्ण बातों के नोट्स बनाते चलें। किसी भी प्रकार का भ्रम होने पर प्रशिक्षण के दौरान ही अपने प्रश्न को उपस्थित करके विद्वान मास्टर ट्रेनर से समाधान प्राप्त करें। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर जिन दायित्वों को आपको विशिष्ट रूप से निभाना है उन पर विशेष ध्यान केंद्रित करें और अपनी भूमिका के प्रत्येक बिंदु को बहुत स्पष्टता से समझ लें, बल्कि आपको मुख जबानी याद हो जाए कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर मुझे यह कार्य इस प्रकार से करना है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपकी स्थिति इसी प्रकार हो जाएगी। आपको संपूर्ण भूमिका मुख जबानी यानी कंठस्थ याद हो जाएगी। साथियों, जब आप सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचेंगे, यानी सामान्यतः मतदान दिवस के एक दिन पहले सामग्री वितरित की जाती है, तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में जब आप सामग्री बांटने वाले स्थान पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप अपने दल से संपर्क करें। आपके पीठासीन अधिकारी आपको कॉल कर रहे होंगे। पीठासीन अधिकारी के कॉल को अटेंड करें और जहां पर दल के अन्य सदस्य हों वहां पर तीव्र गति से पहुंचे। सामग्री प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें। मतदान संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री दी जाती है, जिसमें ईवीएम, सीलें, स्टेशनरी, निविदत्त मतपत्र, अमिट शाही जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है। इन सामग्री को प्राप्त करने में सहयोग करें। जैसे पीठासीन अधिकारी आपको निर्देशित करें उस अनुरूप सामग्री आप प्राप्त करें। सामग्री का मिलान बारीकी से करने में बहुत बहुत सहयोग करें। सामान्य रूप से या स्पष्ट तौर पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है उस पर तो विशेष ध्यान केंद्रित कर लीजिए कि सामग्री जो आपको प्राप्त हुई उसमें वह सामग्री है या नहीं। कौन सी सामग्री आपके लिए विशिष्ट होगी, इसकी बात आगे आप वीडियो में समझ सकेंगे। सामग्री प्राप्ति केंद्र पर सामग्री की सुरक्षा करें।
दल के साथ ही बने रहें और दल के साथ निर्धारित वाहन और निर्धारित रूट से ही मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करें। अपने पीठासीन अधिकारी को याद दिला दें। यदि आप मध्य प्रदेश से निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल हैं तो उन्हें बता दें कि मत प्रतिशत ऐप पर जानकारी दी जानी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में भूमिका और कार्य के संबंध में कुछ फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे तब आपको क्या भूमिका निभानी है। याद रखिए कि आप मतदान दल के एक सदस्य हैं और टीम वर्क के रूप में आपको कार्य करना है। सबसे पहले मतदान केंद्र की स्थिति का अवलोकन अपने पीठासीन अधिकारी के साथ करें। वहाँ कोई अवांछित सामग्री है तो उससे हटाएं। फर्नीचर आदि की कोई कमी है तो उसकी व्यवस्था बीएलओ साहब या अन्य स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण करवाएं। मतदान प्रकोष्ठ को स्थापित करें। मतदान दल की बैठक व्यवस्था और मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करें। पीठासीन अधिकारी आपको जो भी कार्य सौंपे, जैसे 100 मीटर की दूरी तय करना, 200 मीटर की दूरी तय करना या फिर प्रारूपों पर सील लगाना या सामान्य प्रविष्टियां करना, उन सब को आप संपन्न कर दीजिए। किसी भी प्रकार का स्थानीय आतिथ्य स्वीकार मत कीजिए ताकि आपकी निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रमाणित होती रहे। जो कार्य निषिद्ध हैं, जैसे शराब आदि का सेवन करना या मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार से धूम्रपान आदि करना, इस तरह के कार्यों को किसी भी हालत में संपन्न ना करें। मतदान केंद्र को नहीं छोड़ें। पूरे समय मतदान केंद्र पर ही आप रहें। मतदान दिवस पर आपको क्या करना होगा? समय पर जागें, मॉक पोल में सहभागिता करें और वास्तविक निर्वाचन में भूमिका निभाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है साथियों कि लोकसभा निर्वाचन के लिए समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक का है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार मॉक पोल की प्रक्रिया 1.5 घंटे पूर्व यानी 5:30 बजे प्रारंभ होगी। आप 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ होने की स्थिति में आ सकें और दल को भी ला सकें, इसके लिए आप उसके लगभग 1 घंटे पहले ज़रूर जाग जाएं और अच्छे से तैयार होकर मॉक पोल में सहभागिता करें। मॉक पोल की संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करें। जैसे कि आपको ज्ञात है कि मॉक पोल 5:30 बजे से उस स्थिति में प्रारंभ हो जाता है जिस स्थिति में मतदान केंद्र पर कम से कम 2 एजेंट उपस्थित हों। एजेंट मतलब राजनीतिक दलों के या निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, जो मतदान केंद्र पर उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि वो नहीं आते हैं तो 15 मिनट की प्रतीक्षा की जानी है और 5:45 बजे चाहे कोई भी मतदान अभिकर्ता ना आए या एक ही मतदान अभिकर्ता आए तो भी मॉक पोल प्रारंभ करना है। मॉक पोल के लिए आप ईवीएम को आपस में कनेक्ट करेंगे 5:30 बजे के आसपास। और ईवीएम को कैसे जोड़ना है आपको पता ही है कि बैलेट यूनिट की केबल को आप वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपीएटी की केबल को आप कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के पश्चात पहले आप वीवीपीएटी के नॉब को वर्किंग मोड पर लाएंगे और उसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। ऐसा करते ही वीवीपैट से 60 टेस्ट स्लिप गिरने लगेगी। इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन ठीक हो गया। किसी प्रकार की लिंक एरर आदि है तो तुरंत ही उसका निवारण करने में पीठासीन अधिकारी का सहयोग करें और यदि ऐसी त्रुटि है जिसका निवारण नहीं हो सकता है तो सेक्टर ऑफिसर की मदद से आगे की कार्रवाई करने में पीठासीन अधिकारी की मदद करें। उसके बाद वास्तविक निर्वाचन में भूमिका का निर्वाह करेंगे। साथियों, एक मॉक पोल का लेखा तैयार करना होता है मॉक पोल के समय और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को इस लेखे को तैयार करने में विशेष भूमिका निभानी चाहिए। यह लेखा क्या होता है? जब मॉक पोल होता है तो आपको पता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट दिया जाता है और कुल मिलाकर कम से कम 50 वोट देने होते हैं। तो किस अभ्यर्थी को मॉक पोल में कितने वोट दिए जा रहे हैं उसका लेखा हाथ से बनाना होता है। उसका इस तरह का प्रारूप आप तैयार करने में पीठासीन अधिकारी को सहयोग करें और जिस समय मॉक पोल हो रहा हो उस समय इस लेखे वाले प्रपत्र को अपने पास रखें और जैसे जैसे वोट पड़ते जाएं वैसे वैसे संबंधित अभ्यर्थी के सामने के अंक को काटते जाएं और सही ढंग से इसका हिसाब रखें, क्योंकि यहाँ पर चूक होने से आगे कठिनाई हो सकती है। यह भूमिका सामान्यतः पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की सहायता से निभाते हैं।
यदि पीठासीन अधिकारी स्वयं कहे कि मैं खुद इसका लेखा तैयार करूंगा तो उन्हें अधिकार है, क्योंकि वो दल के नेतृत्व करता है, फिर उन्हें सहयोग दीजिए। इसके बाद जैसे ही मॉक पोल कंप्लीट होता है साथियों, और सारा हिसाब मिला लिया जाता है, अर्थात ये हाथ से बनाए गए लेखे में दर्ज मत, वीवीपीएटी से निकलने वाली स्लिप की संख्या और कंट्रोल यूनिट में प्रत्येक कैंडिडेट को मॉक पोल के दौरान दिए गए वोट की संख्या जब समान हो जाती है तो कंट्रोल यूनिट का डेटा क्लियर किया जाता है। और उसके बाद फिर इस तरह से मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार होता है। उसमें ये कॉलम होते हैं जहां पर मतदान अधिकारियों को हस्ताक्षर करने होते हैं। तो आप मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर इस टेबल में हस्ताक्षर करें। ध्यान रखें कि इस टेबल में मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के हस्ताक्षर होते हैं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर इस टेबल में नहीं होते हैं। इस टेबल के बाहर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए अलग स्थान होता है। चूंकि यहाँ पर 4 कॉलम दिखाई दे रही है, 4 रो दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में दल में 4 सदस्य होते हैं तो बहुधा पीठासीन अधिकारी भी अपना नाम यहाँ लिख देते हैं, जबकि कॉलम नंबर 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है मतदान अधिकारी का नाम। तो तीनों मतदान अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर आप हस्ताक्षर कर लें। वास्तविक निर्वाचन के दिन अब वो मॉकपोल संपन्न हो गया। वास्तविक निर्वाचन में आपकी क्या भूमिका होगी? कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की सीलिंग में सहयोग करें ताकि उन्हें वास्तविक निर्वाचन के लिए तैयार किया जा सके। मतदाता रजिस्टर के पहले पृष्ठ पर हस्ताक्षर आपको करना होता है। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है। निर्वाचक नामावली में रेखा खींचना है और आवश्यकता अनुसार घेरा और स्टार का चिन्ह बनाना है। एएसडी मतदाताओं का विशेष ध्यान रखना है। ईडीसी मतदाताओं की निर्वाचक नामावली में एंट्री करना है। महिला पुरुष मतदाता का रिकॉर्ड रखना है और निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या बताना है। आइए इन 8 बिंदुओं का थोड़ा हम विस्तार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की सीलिंग में आपके सहयोग की। साथियों, यहाँ पर आपको बहुत सक्रिय भूमिका निभानी होती है, अतः आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक मतदान प्रारंभ करते समय सीलिंग कहाँ कहाँ पर होगी। स्पष्टता से ध्यान रख लीजिए, बैलेट यूनिट में कोई सीलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपने आप में ही सील्ड होती है। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील करना होता है। रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए हमें 3 प्रकार की सील लगानी होती है। एक सील होती है मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील, जो इंटरनल कंपार्टमेंट में इंसर्ट हो जाती है, एबी सील भी हम उसे कहते हैं। इसके अलावा स्पेशल टैग लगता है जो क्लोज बटन के आसपास होता है, और फिर अंत में बाह्य कंपार्टमेंट को बंद करने के बाद एड्रेस टैग लगाई जाती है। इस कार्य में आप सहयोग करें। क्लियरली ध्यान रखिए, अपने पीठासीन अधिकारी को कहिए कि इसमें केवल 3 प्रकार की सीलिंग होगी। इसी तरह से वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में भी केवल 2 एड्रेस टैग लगेंगे सीलिंग करने के लिए, और वो होता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स वही हिस्सा है वीवीपैट का जहां से आपने मॉक पोल की स्लिप निकाली थी। स्लिप निकालने के बाद उसे पूरी तरह से खाली कर दीजिए और वहां उपस्थित एजेंट्स को बता दीजिए कि आप देख लीजिए कि ड्रॉप बॉक्स में पहले से कोई प्रकार की स्लिप यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इस तरह से सीलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए। जिस समय सीलिंग की जाती है साथियों, उस समय सामान्यतः कंट्रोल यूनिट को और वीवीपैट को स्विच ऑफ रखना चाहिए, यानी कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ रखना चाहिए, और वीवीपीएटी का जो नॉब है, पेपर रोल नॉब, उसे सामान्यतः हमें ट्रांसपोर्टेशन मोड पर यानी आड़ी स्थिति में रखना चाहिए। कुछ निर्वाचन क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान ऐसा बता दिया जाता है कि आप वीवीपैट के नॉब को सदैव ही वर्किंग मोड पर रख सकते हैं, यानी मॉकपोल के समय जब आपने एक बार वर्किंग मोड पर कर दिया है तो वास्तविक मतदान के दौरान सील करते समय उसे वापस ट्रांसपोर्टेशन मोड पर लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर उसे ट्रांसपोर्टेशन मोड पर ले आते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। इस तरह से आप उसकी सीलिंग की व्यवस्था संपन्न कर लीजिए। साथियों, सीलिंग की व्यवस्था कर लेने के पश्चात मशीनों को अच्छे से स्थापित कर दिया गया है, और उसके बाद पहले आप, यदि आपने वीवीपैट के नाब को वर्किंग मोड से ट्रांसपोर्टेशन मोड पर किया है सीलिंग के पहले,
तो वापस से आप वीवीपैट के नाम को पहले वर्किंग मोड पर यानी खड़ी स्थिति में करेंगे और उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। ऐसा करने पर एक बार पुनः टेस्ट पेपर टेस्ट करने वाली 7 स्लिप्स वहाँ से गिरेंगी, उन्हें आप देखिए और उन्हें काउंट भी कीजिए। इस तरह से अब ये सारी मशीनें यानी सीयू, वीयू और वीवीपैट वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो चुके हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और यह 7 बजने से कुछ समय पहले कंप्लीट हो जाए यदि, तो वह आदर्श स्थिति मानी जाएगी। जब निर्वाचन कार्य प्रारंभ होता है तो मतदाता रजिस्टर में मतदाताओं की एंट्री की जाती है। इस मतदाता रजिस्टर में पहली एंट्री के ऊपर एक इबारत लिखी जाती है जिसमें लिखा जाता है लाल शाही से कि कंट्रोल यूनिट के टोटल को जांच लिया गया है और वह 0 या ब्रैकेट में 0 पाया गया है। ऐसा प्रमाण पत्र देने के बाद इस पर 2 हस्ताक्षर होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी के और एक मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के। ध्यान रखें साथियों, यद्यपि मतदाता रजिस्टर के प्रभारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान अधिकारी क्रमांक 2 होते हैं, लेकिन इस प्रमाण पत्र पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर आपके हस्ताक्षर होते हैं। इस इबारत को अलग से कहीं लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मतदान केंद्र पर जब रजिस्टर तैयार हो रहा है तो वहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिए और ऐसे आपके हस्ताक्षर होंगे। और आगे बढ़ते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में आपको अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची, महिला पुरुष मतदाता संख्या ज्ञात करने का प्रपत्र, 2-2 घंटे के मतदान को ज्ञात करने के पत्रक, मतदान की संचयी स्थिति ज्ञात करने का पत्रक, मतदान का प्रतिशत ज्ञात करने का पत्रक, लाल शाही की पेन, नीली शाही की पेन, स्केल, पेंसिल आदि। साथियों, लाल शाही की पेन वगैरह आप अपने पास से भी ले जाइए और जहाँ से सामग्री वितरित की जाती है वहाँ से भी आपको प्रदान की जाती है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के साथ ही साथ आप सामग्री प्राप्ति केंद्र पर इस बात को भी पूरी तरह से सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या आपको कोई ASD लिस्ट प्रदान की गई है आपके मतदान केंद्र के लिए, क्या आपको क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स की कोई लिस्ट प्रदान की गई है। यदि ऐसी कोई लिस्ट प्रदान की गई है तो उसके संबंध में की जाने वाली कार्रवाई को दोहरा लीजिए, अपने पीठासीन अधिकारी से समझ लीजिए। ASD की सूची में जिन 5-10 मतदाताओं के नाम हैं उन्हें निर्वाचक नामावली में किसी तरह से अपनी पहचान के लिए रेखांकित कर लीजिए पेंसिल से, ताकि बाद में आप मिटा सकें। क्योंकि ASD मतदाता जब मतदान करने के लिए आएंगे तो उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है। तो मतदान के दौरान चूंकि उस समय क्राउड होती है, एक के बाद एक मतदाता आते हैं, आप बार बार ASD सूची देख नहीं पाएंगे। पहली बार में आप मुख्य निर्वाचक नामावली में ASD वाले मतदाताओं को चिन्हित कर लीजिए और जब वो आए तो उन्हें पीठासीन अधिकारी के पास भेज दीजिए। आइए जरा इनकी हम डिटेलिंग करती हैं। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं साथियों, तो सबसे पहले उनकी भेंट मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से होती है। मतदाता के पास सामान्यतः VIS या AVIS या अन्य पर्ची होती है। VIS मतलब वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, AVIS मतलब एक्सेसिबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप। VIS सभी सामान्य मतदाताओं को वितरित की जाती है और AVIS दृष्टिबाधित हमारे दिव्यांग मतदाता साथियों को वितरित की जाती है। या तो इस प्रकार की पर्चियां होंगी या फिर आपके मतदान केंद्र के बाहर 200 मीटर की परिधि से परे राजनीतिक दल भी प्राय अपने स्टॉल लगाते हैं और वो भी मतदाताओं को पर्ची देते हैं। तो उस तरह की पर्ची हो सकती है या फिर आपके मतदान केंद्र के बाहर हेल्प डेस्क लगाकर उस मतदान केंद्र के BLO बैठे होते हैं, वो भी एक सामान्य कागज पर मतदाता को एक पर्ची देते हैं जिसमें मतदाता का मतदाता सूची में यानी निर्वाचक नामावली में क्रमांक आदि लिखा होता है। यदि राजनीतिक दल के स्टॉल से कोई पर्ची आ रही तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि उस पर चुनाव चिन्ह या किसी भी प्रकार का नारा आदि तो नहीं है या अभ्यर्थी की फोटो तो नहीं छपी है। इस VIS AVIS में के आधार पर निर्वाचक नामावली में मतदाता का आपको नाम देखना है।
चूंकि BIS में उसका क्रम संख्यांक लिखा रहता है तो निर्वाचक नामावली में ढूंढने में आपको सुविधा होती है। एक बात ध्यान रखिए साथियों, अगर कोई मतदाता इनमें से कुछ भी नहीं लाते हैं तो आप उन्हें कहिए कि बाहर BLO साहब बैठे हैं, उनसे आप अपना नंबर ले लीजिए। ठीक बात है। और यदि BLO साहब नहीं है उस समय और मतदाता के पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है तो भी आपको मतदाता को मतदान करने से वंचित नहीं करना है, उनको रुकने के लिए कहना है और निर्वाचक नामावली में उनका क्रमांक, नंबर, नाम आदि ढूंढना है और उनसे मतदान करवाना है। EPIC या अन्य मान्य दस्तावेज उनसे मांगना है कि आप मतदान करने के लिए आए हैं तो पहचान के लिए क्या लाए हैं। EPIC लाए हैं तो EPIC दे दीजिए। EPIC को देखकर स्पष्ट कर लेना है कि ये वही मतदाता है जो मतदान करने के लिए आए हैं। और EPIC नहीं है तो 12 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उनके द्वारा लाया गया होगा। मतदाता से नाम पूछना है और फिर मतदाता का निर्वाचक नामावली में क्रमांक और नाम का जोर से उच्चारण करना है, इतनी स्पष्टता से उच्चारण करना है कि दो पक्ष उसे सुन सकें। एक पक्ष है मतदान अभिकर्ता जो आपके पीछे ही कुर्सियों पर बैठे होते हैं और दूसरा पक्ष होता है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो आपके पास बैठे होते हैं। मतदान अभिकर्ता नाम सुनकर उनके पास भी निर्वाचक नामावली होती है, उसमें उस नाम को देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह मतदाता वास्तव में वही मतदाता है जिसका नाम लिया जा रहा है। अगर मान लीजिए वास्तविक मतदाता के स्थान पर कोई अन्य मतदाता आ गया है, ऐसा किसी मतदान अभिकर्ता को लगता है तो वो उस पर आपत्ति ले सकते हैं, उसकी पहचान को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए याद रखिए, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, आपको नाम जोर से बोलना है। इसका आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। 2, 4, 5 मतदाताओं की आप एक काल्पनिक प्रैक्टिस कर लीजिए और जोर से उसका उच्चारण कीजिए। इस तरह से आप मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे। ये 12 वैकल्पिक दस्तावेज हैं साथियों, इन्हें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी आपकी आवश्यक सामग्री में शामिल हैं। आपकी टेबल पर यह सूची भी होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद निर्वाचक नामावली में आपको रेखा खींचना होता है, घेरा बनाना होता है और आवश्यकता अनुसार स्टार का चिन्ह बनाना होता है। जब उनकी पहचान सुनिश्चित हो गई तो आप निर्वाचक नामावली में मतदाता के नाम के आगे ऊपर इस तरह की तिर्यक रेखा खींच देंगे लाल शाही से, कोई भी मतदाता हो, चाहे महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर। इसके अलावा अगर महिला मतदाता हैं तो उनके सरल क्रमांक के आसपास एक गोला बना देंगे और यदि थर्ड जेंडर के मतदाता हैं तो उनके सरल क्रमांक के पास एक स्टार का चिन्ह बना देंगे। आप स्पष्ट तौर पर इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। यह कार्य आपको बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से करना है साथियों, क्योंकि इसमें चूक होने पर बाद में संख्या के मिलान में कठिनाई आएगी। प्रत्येक पेज पर जब पेज कंप्लीट हो जाए और मतदान भी समाप्त हो जाए तो आपको प्रत्येक पेज पर एक समरी बना लेना चाहिए कि इस पेज पर कितने मतदाताओं ने मतदान किया, उसमें से कितने पुरुष, कितनी महिला और कितने थर्ड जेंडर के हैं। प्रत्येक पेज पर ऐसा लिख देने के बाद पेज के टोटल को बढ़ाते हुए आप अंत में पूरे निर्वाचन के दौरान, यानी प्रातः 7 बजे से लगाकर सायं 6 बजे या अंतिम मतदाता के मतदान करने तक कितने मतदाताओं ने मतदान किया, उसका पूरा का पूरा विवरण आप देख पाएंगे। अगर ASD मतदाता आते हैं आपके मतदान केंद्र पर तो उनका विशेष ध्यान रखना है। इस तरह की सूची आपको यदि मिली है तो आप देख लीजिए। ASD मतदाता आते हैं तो उन्हें आपको भेजना है पीठासीन अधिकारी के पास। पीठासीन अधिकारी उनकी पहचान को बारीकी से जांच करेंगे और एक घोषणा पत्र भी उनसे भरवाएंगे। SD मतदाता द्वारा घोषणा पत्र भर दिए जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी पुनः उन्हें आपके पास यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास भेजेंगे। फिर आप उनकी पहचान सुनिश्चित कीजिए, EPIC देखिए, अन्य दस्तावेज देखिए, उनका नाम ढूंढिए, जोर से नाम का उच्चारण कीजिए। ये SD मतदाताओं का आपको विशेष ख्याल रखना है। EDC मतदाता आपके मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से आएंगे ही। कम से कम मतदान दल के सदस्य तो EDC का उपयोग करेंगे ही। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर यह आपकी भूमिका है कि जब EDC मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं तो चूंकि उनका नाम आपके मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली पे तो होता ही नहीं, ऐसी स्थिति में निर्वाचक नामावली के अंतिम क्रम के बाद अगला क्रम देते हुए EDC मतदाताओं की एंट्री कर लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर इस निर्वाचक नामावली के अंतिम मतदाता का क्रमांक 987 है।
विजय कुमार नामक मतदाता ने ईडीसी का उपयोग किया, 988 क्रम पर लिख दिया। इस तरह से जितने भी ईडीसी वाले मतदाता हैं, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, उनका उल्लेख इस प्रकार क्रमशः करते रहेंगे। नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, उनके अपनी निर्वाचक नामावली में उनका क्रमांक, मतदान केंद्र का क्रमांक, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम, जिस तरह से यहाँ बताया है वैसा आप लिखते चले जाएंगे साथियों। महिला पुरुष मतदाता का रिकॉर्ड रखने के लिए आप कुछ इस तरह का प्रपत्र बना लीजिए, जिसमें एक तरफ महिला मतदाता, एक तरफ पुरुष मतदाता और आखिरी में अन्य मतदाता यानी थर्ड जेंडर वाले मतदाता, ऐसे करके संख्या लिख लीजिए। जैसे जैसे जिस वर्ग के मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आए, वैसे वैसे संख्या को काटते जाइए। जैसे मान लीजिए पहले मतदाता महिला मतदाता आए हैं, तो महिला मतदाता वाली टेबल में 1 के अंक को काट दीजिए। इसी तरह से क्रमशः आप करते रहिए, तो आपको ज्ञात होता रहेगा कि किस समय तक कितनी महिला, कितने पुरुष और कितने अन्य मतदाताओं के द्वारा मतदान कर दिया गया है। साथ ही साथ आप प्रत्येक 2 घंटे में हुए महिला, पुरुष और अन्य तथा कुल मतदान की स्थिति का विवरण भी अपने पास रखें। इसके लिए आप एक इस तरह का पत्रक डेवलप करके अपने साथ ले जाएं। उसमें 7 से 9 जो कि समय है मतदान प्रारंभ होने का, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से जिस तरह का भी समय आप डालेंगे, आप यहाँ पर देखिए 5 से 6 चूँकि मतदान की समाप्ति का समय है। यदि 6 बजे आपके मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है और 6 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा, अंतिम मतदाता तक मतदान करेंगे, तो उसके बाद भी अगर मतदान चलता है तो 6 बजे से मतदान समाप्ति तक पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, अन्य मतदाता और कुल मतदाता, इस तरह से प्रत्येक 2 घंटे का हिसाब बहुत अच्छे से आप मेंटेन करके रखें साथियों। जब पीठासीन अधिकारी आपसे पूछे तो तुरंत उन्हें बता दीजिए। इसी तरह से आपको संचयी संख्या भी बतानी होगी। संचयी संख्या का मतलब होता है कि 7 से 9 तक की पहले आपने संख्या लिखी, फिर 2 घंटे बाद 7 से 11 लिखेंगे। पहले 7 से 9, उसके बाद 9 से 11 नहीं, 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5, 7 से 6 और 7 से मतदान समाप्ति होने तक, और फिर महायोग। तो यह जानकारी भी जब भी आपसे मांगी जाएगी आप तुरंत दे सकेंगे। गणित करने में आप निपुण हैं, प्रतिशत ज्ञात करके भी अगर आप अपने पीठासीन अधिकारी को बताते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। आप इस तरह के फार्मूले की एक टेबल बनाकर लेकर जाएं। इसमें बहुत सरल ढंग से फार्मूला लिखा है। मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या गुणित 100 बटे पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या। इस फार्मूले से हम पुरुष मतदाता का प्रतिशत निकाल पाएंगे। इसी तरह से महिला मतदाता का प्रतिशत, अन्य मतदाता का प्रतिशत और कुल मतदाता का प्रतिशत। ध्यान रखिए, प्रतिशत निकालते समय जो बटे में नीचे संख्या लिखी जाती है ना, जो 610, 540, 5 या 1155 आप देख रहे हैं, यह निर्वाचक नामावली के अनुसार मूल मतदाताओं की संख्या है। बटे में लिखी जाने वाली संख्या में ईडीसी से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या नहीं जोड़ी जाती। लेकिन जो ऊपर संख्या लिखी है, जैसे पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 350, नहीं, जो लिखा है मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 350, तो इस 350 में उस मतदान केंद्र के मतदान करने वाले मतदाता में ईडीसी के मतदाता भी शामिल हैं। यानी वास्तव में जितने मतदाताओं ने मतदान किया वो संख्या ऊपर लिखेंगे, और बटे में जो संख्या लिखेंगे उसमें ईडीसी के मतदाताओं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। इस तरह से मतदान समाप्त जब हो जाएगा तो उस समय मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर आपको क्या करना होगा, पीठासीन अधिकारी की सहायता से कंट्रोल यूनिट के टोटल वोट देखे जाते हैं, आप उसमें सहयोग कीजिए, और कंट्रोल यूनिट में जो टोटल वोट दिखाए जा रहे हैं उसको आप पेंसिल से निर्वाचक नामावली में या किसी कागज़ में नोट कर लीजिए, और देखिए कि आपने जो महिला पुरुष की संख्या काटी वो टोटल वोट के बराबर है। आपने 2-2 घंटे की जो संख्या लिखी वो जोड़ लगाने पर टोटल वोट कंट्रोल यूनिट से मिल रहे हैं। जो आपने संचयी आवृत्ति निकाली है वो भी मिल रही है। निर्वाचक नामावली में आपने जितने मतदाताओं पर तिर्यक रेखा, गोला, स्टार के चिन्ह लगाए, उनकी टोटल संख्या भी क्या कंट्रोल यूनिट के टोटल मतों से मिल रही है। यदि यह सब मिल रहा है तो आपका काम परफेक्ट है। आप अपने पीठासीन अधिकारी को कह दीजिए, सर बहुत बढ़िया हो गया है, मेरे पास के सारे डेटा और कंट्रोल यूनिट की जो टोटल वोट है वो मिल रहे हैं। उसके बाद साथियों, जब ये आप आश्वस्त हो जाएं, मतदान अभिकर्ता भी आश्वस्त हो जाएं कि कंट्रोल यूनिट में जितने वोट हैं उतने ही मतदाता रजिस्टर में भी है, निर्वाचक नामावली में भी है,
तो उसके बाद अब मतदान को बंद करना होता है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे मतदान दल के कि क्लोज बटन को दबाना है। क्लोज बटन को दबाने का काम पीठासीन अधिकारी ही सामान्यतः करते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान दिलाना है। कई बार जल्दीबाजी में क्लोज बटन दबाए बिना ही आगे की पैकिंग हो जाती है। आपको पता है ना, क्लोज बटन कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में होता है। रिजल्ट सेक्शन के ऊपर एक काली विंडो लगी होती है चम्मचनुमा, उसको आसानी से खोला जा सकता है और अंगुली के माध्यम से क्लोज बटन को दबाया जाता है। क्लोज बटन दबा दिया गया है तो दबा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बॉक्स में एक सूचना प्रदर्शित होती है जिसमें लिखा होता है क्लोजिंग। उसको आप अच्छे से देख लीजिए और फिर मान लीजिए कि वाकई में कंट्रोल यूनिट क्लोज हो गई। अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतांकन नहीं हो सकता है। अब इसके बाद वहाँ से मतदान समाप्त करने के बाद अब आपको ईवीएम, वीवीपीएटी आदि की सीलिंग में भी सहयोग देना है। आपको पता है कि कंट्रोल यूनिट में अब अंदर कोई सीलिंग नहीं करना, वीवीपीएटी में अंदर अब कोई सीलिंग नहीं करना, बैलेट यूनिट में अंदर अब कोई सीलिंग नहीं करना। फिर कहाँ पर सीलिंग होगी? एक एक यूनिट को उनके कैरिंग बॉक्स में रखते जाएंगे। कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट के छोटे कैरिंग बॉक्स में रख देंगे, बैलेट यूनिट को बैलेट यूनिट के बड़े कैरिंग बॉक्स में रख देंगे, वीवीपैट को वीवीपैट के ऊंचे कैरिंग बॉक्स में रख देंगे और फिर इन कैरिंग बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करेंगे। ध्यान रखें साथियों, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के कैरिंग बॉक्स में 3-3 एड्रेस टैग लगाने के स्थान होते हैं। इतने एड्रेस टैग हो तो इतने लगा दीजिए, वरना 2-2 से काम हो जाता है। वीवीपैट के कैरिंग बॉक्स में 4 एड्रेस टैग लगाने की ज़रूरत होती है। इतने स्थान होते हैं, अगर 4 दिए हैं तो 4 आप लगा दीजिए। बस इतनी ही तो सीलिंग करना है साथियों, बस ऐसी हो जाएगी। इसके बाद प्रपत्र तैयार करने और लिफाफों की सीलिंग में सहयोग दें। बहुत सारे प्रपत्र तैयार होते हैं, खास करके मतपत्र लेखा की कई प्रतियां बनती है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो एक प्रति बना दी गई है मास्टर कॉपी, उसकी कॉपी करने में आप उन्हें सहयोग प्रदान करें। इसी तरह से जिन लिफाफों की सीलिंग होती है उन लिफाफों को सीलिंग करवाइए। लिफाफों को अलग अलग 6 पैकेट में रखने की व्यवस्था कीजिए। अन्य सामग्री की भी पैकिंग कर लीजिए। इतना सब कार्य आप करिए। पीठासीन अधिकारी जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छे से देख लीजिए कि मतदान केंद्र में कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ मतदाता पर्ची वगैरह तो नहीं रह गई है और कोई सामग्री तो नहीं रह गई, सब चीज़ें पैक कर ली है। ऐसा आश्वस्त हो जाने के बाद भी आप दल के साथ बने रहें और जब निर्धारित वाहन आपके मतदान केंद्र पर पहुँचे तो उस वाहन में बैठकर निर्धारित रूट से ही दल के साथ आप सामग्री जमा केंद्र पर पहुँचेंगे साथियों। देखिए, क्लोज बटन दबाए जाने की एक रिपोर्ट भी होती है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का ये पार्ट 3 होता है। इस रिपोर्ट पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के नाम लिखे होते हैं और हस्ताक्षर भी होता है। तो आप इस पर हस्ताक्षर कर देंगे साथियों। क्लोज बटन दबाने के बाद पीठासीन अधिकारी को याद दिलाना है अगर उन्हें याद ना हो, और वो आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करे तो इस पर हस्ताक्षर कर देना है साथियों। पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिंदु क्रमांक 10 पर भी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के हस्ताक्षर होते हैं। बिंदु क्रमांक 10 में जो मुख्य रूप से जानकारी होती है वो यही होती है कि मतदान केंद्र पर कितने मतदाता थे, निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के अनुसार कितने मतदाताओं को मतदान के लिए अनुज्ञात किया। ये संख्या आपसे ही पूछी जाती है और यह संख्या कंट्रोल यूनिट के अनुसार और मतदाता रजिस्टर के अनुसार मिलना चाहिए। जैसे इस उदाहरण में तीनों स्रोतों से 850, 850, 850 बताया है और ऐसा करने के बाद यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के भी हस्ताक्षर होते हैं और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के भी हस्ताक्षर होते हैं। पीठासीन अधिकारी के ध्यान से उतर जाए तो उन्हें याद दिलाइए कि सर आपकी डायरी में बिंदु क्रमांक 10 में मेरे हस्ताक्षर हैं। अपने साथ ही मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के भी उस पर हस्ताक्षर करवाइए, क्योंकि यह डायरी खुले में जाती है और सामग्री जमा करते समय इसको चेक किया जाता है। हस्ताक्षर न होने पर सामग्री जमा करने में दिक्कत होती है। साथियों, अब अगला पॉइंट देखिए, लास्ट। सामग्री जमा करने में आपकी क्या भूमिका होगी? जब आप सामग्री जमा केंद्र पर पहुंच जाएं तो अपने वाहन से उतरेंगे। वाहन से उतरते समय ध्यान रखिए कि सभी सामग्री संभाल ली गई है और उसे बस से या वाहन से उतार लिया गया है। फिर आप देखें कि सामग्री जमा करने की क्या व्यवस्था है, यानी कौन से स्टॉल पर आपके मतदान केंद्र की सामग्री जमा होगी। इसको अच्छे से खड़े होकर समझ लीजिए।
थोड़ी देर स्टॉल पर भी अवलोकन कर लीजिए कि सामग्री किस क्रम से जमा कर रहे हैं। स्टॉल पर जो अलग अलग टेबल लगी है, प्रत्येक टेबल पर कौन सी सामग्री ली जा रही है, क्या क्या चेकिंग हो रही है। उसके बाद सामग्री जमा करने में सहयोग देवें साथियों, और निर्देश और अनुमति मिलने पर ही वहां से प्रस्थान करेंगे साथियों। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। यदि किसी प्रकार का संदेह होता है या नवीन निर्देश ज्ञात करने की आपकी इच्छा है तो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आप निरंतर विजिट करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध या आपके प्रशिक्षण केंद्र पर उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रामाणिक दस्तावेजों का अध्ययन करते रहें। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को ही अंतिम माने। आपके प्रशिक्षण केंद्र पर जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर, विसंगति होने पर इस वीडियो की बात और प्रशिक्षण केंद्र पर बताई जाने वाली बात या किसी साहित्य में लिखी गई बात में कोई अंतर हो तो आप प्रशिक्षण केंद्र पर अपने विद्वान मास्टर ट्रेनर से चर्चा करके इसका समाधान प्राप्त कर लें। जब आप मतदान केंद्र के लिए रवाना हों तो आपके मन में कोई संदेह शेष नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी बात आपके मन में हो तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। जब आप कमेंट करें साथियों तो यह ज़रूर बताएं कि हमारे प्यारे भारत देश के किस शानदार राज्य के आप रहने वाले हैं और वहाँ के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कर्तव्य आप संपन्न करेंगे। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बड़वानी की एक कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक कक्ष के एक कोने से बैठकर बनाए जा रहे हैं और खुशी की बात है कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह आवाज़ और यह प्रयास पहुंच रहा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। मुझे मौका मिला कि मैं भारतवर्ष में अपनी आवाज़ की यात्रा करवा सकूं। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाना जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।